जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं जीत एक बार आप सभी मित्रों का हृदय तल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीत एस अकेडमी 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बेहतर से कर रहे होंगे। तो आज देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पे गुप्त उत्तरकाल या बोल सकते हैं इसको वर्धन वंश, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा पुष्यभूति वर्धन और इसके बाद उनके पुत्र जो थे प्रभाकर वर्धन, राजश्री वर्धन, ये राजवर्धन, ये सब हर्षवर्धन, आप लोग जो कन्नौज का राजा, इन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम अपना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि कल कुछ हुंडों के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने किसका गुप्त वंश को धराशाही किया। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हुंड की, हुंड वंश की। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने एमसीक्यू पर आएंगे और उसके साथ बेसिक भी स्ट्रक्चर करेंगे पहले की तरीके हमेशा। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं हुंड वंश क्या था, इन्होंने क्या किया था। सबसे जो अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, उसकी हत्या किसने करी थी? तो बोल सकते हैं कि हुंड शासकों ने कर डाली। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। अब इसको हम लोग समझते हैं कि हुंड वंश थोड़ा सा क्या है, बस थोड़ा ही समझना है क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, हो सकता है पूछ ले, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। तो देखते हैं हुंड वंश को। ओके, तो इनकी राजधानी क्या थी? पहला पॉइंट, राजधानी तो बामियान थी। कौन सी थी? बामियान। ये कहाँ है? तो वर्तमान में अफगानिस्तान बोल सकते हैं, अफगानिस्तान। ओके, और यहाँ पे जो दो मुख्य वीर थे वो दो ही थे जो बहुत ही परम थे, और उनका नाम, दोनों के नाम थे, एक थे मिहिर कुल और दूसरे थे तारा भंडक। भंडक कौन? भंडक तारा या तारा भंडक इसको कहते हैं। ठीक है, ये दो ही थे, क्या करते थे। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जितने ही, मैंने कहा था गुप्त काल क्या है, तो स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो स्थापत्य कला भी है वो भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत सी सारी चीज़ें थी जो सभी जो आवश्यकता होती हैं राज चलाने के लिए, वो सभी चीज़ें विद्यमान थी, जैसे चिकित्सक, और यहाँ पे बात करें तो कृषि वगैरह, ये सब क्या है, उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो मिहिर कुल और तारा भंडक ये दो मुख्य वीर थे। ठीक है, इन्होंने क्या करते थे, जो मूर्तियों को भंजक करते थे, बोल सकते मूर्तियों को तोड़ते थे। उस समय गुप्त वंशों ने किसका निर्माण कराया था? सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का विकास हुआ था वहाँ पे। ठीक है, अजंता एलोरा की ये सब गुफाएं जो थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म की मूर्तियों को सबसे ज़्यादा, बौद्ध मूर्तियों का सबसे ज़्यादा भंजक यानी तोड़ा फोड़ा किसने? तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हुंडो ने। ओके, हुंडो ने ये क्या करते थे, बौद्ध धर्म को मानते ही नहीं थे, उसको धराशाही करने में लगे हुए थे। ठीक, और सबसे बड़ा काम क्या था इनका, हुंडो का, कि ये कहीं भी क्या करते थे, राजा बनकर नहीं रहते थे, ये सिर्फ लूट मार की बातें करते थे और लूट पाट करके ये चले जाते थे, कब्जा नहीं करते थे वहाँ पे किसी उसमें। तो यही हुआ कि यहाँ पे हुंडो ने क्या किया कि गुप्तों को धराशाही किया और उनको क्या किया, लूट पाट करके वो वापस चले गए। बस हुंड की इतनी ही कहानी है। ठीक है, और हुंडो से एक क्वेश्चन जो, यदि हम बात करें आरो यारो के लिए इंपॉर्टेंट है, कि एक क्वेश्चन बनेगा कि मला यक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया? मला यक्ष बोल सकते हैं, मल यक्ष का या मला यक्ष का। ओके, तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि हुंडो ने किया। ओके, ये प्रीवियस ईयर देख रहे थे तो उसमें मिला था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक किस पर, पुष्यभूति वर्धन, ये बोल सकते हैं वर्धन वंश पर। ओके, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें क्या है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति की स्थापना किसने करी? ओके, तो जैसे कि पुष्यभूति वंश की बात हो रही है तो पुष्यभूति वर्धन ही करेंगे। ओके, तो इसका विकल्प की यदि हम बात करें तो ये आपका सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पे
पुष्यभूतिवर्धन को बेसिक से थोड़ा समझते हैं। इनकी राजधानी इन्होंने क्या किया, राजधानी किसको बनाया, राजधानी, ओके। तो राजधानी इन्होंने किसको बनाया, तो हरियाणा के थानेश्वर को। किसको बनाया, हरियाणा के थानेश्वर को। क्वेश्चन बनेगा कि पुष्यभूतिवर्धन यानी वर्धन वंश में राजधानी कौन थी, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हरियाणा के थानेश्वर को यहाँ इन्होंने क्या किया था, राजधानी के रूप में बनाया था, ओके। अब बात करते हैं जो यहाँ पे पुष्यभूतिवर्धन थे, पुष्यभूतिवर्धन, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं। जी, अब देखते हैं इसमें जो पुष्यभूति वर्धन थे, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, इनके पुत्र थे, सबसे योग्य जो थे, बोल सकते प्रभाकर वर्धन थे, ठीक। इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3, जिसमें से 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्र में से कौन कौन, किसके, पुष्यभूतिवर्धन का पुत्र था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे कितने, 3, ओके। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की, ओके। तो चलिए समझ लेते हैं प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन, इनके कितने पुत्र थे, तो 3, 3 में से 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री का नाम सबको पता होगा, राजश्री। क्या नाम था उसका, राजश्री, जिसका विवाह कहाँ पर हुआ था, तो कन्नौज यानी यूपी में हुआ था, ग्रहवर्मन से, ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, ठीक है। ये वही राजश्री है, ठीक। अब यदि बात करें यहाँ पे 2 पुत्र कौन थे इनके, तो राजवर्धन, राजवर्धन और दूसरे हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा हैं हर्षवर्धन। ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके पुत्र हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये सब बड़े होते हैं और जो इनकी बेटी है किसकी, प्रभाकर वर्धन की, राजश्री, इसका विवाह किससे हो जाता है, तो राजश्री का विवाह कन्नौज के ग्रहवर्मन से हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि नाम ही क्या है, ग्रहवर्मन उनका, तो समझ लो जैसे ही उनका विवाह किससे होता है, राजश्री से होता है, तो ग्रहवर्मन के ऊपर ग्रह नाचने लगते हैं, ठीक है। ग्रहवर्मन, ये पूरी तरीके से ग्रहवर्मन क्या, ग्रह इनके सर पे नाचने लगते हैं और इनको ही हत्या हो जाती है मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, देवगुप्त के द्वारा। अब तो फिर बहुत ही बड़ा वो हो गया कि यहाँ इनकी किसकी, राजश्री की शादी हुई किनके साथ, देवगुप्त, वो ग्रहवर्मन के साथ, और ग्रहवर्मन की हत्या कर देते कौन, देवगुप्त। क्योंकि पहले से ही इनका पंगा चल रहा होता है कि लड़ाई से, मतलब ये शादी से पहले ही इनका क्या, मालवा का जो शासक है देवगुप्त, उससे इनका झगड़ा चल रहा होता है, ठीक है। जब ये मार देते हैं तो अब इनको जो राजश्री है वो तो जंगल की ओर प्रस्थान कर जाती है, और जंगल की ओर जब प्रस्थान करती है वहाँ से भागते हुए, तो ये क्या करती है कि वहाँ पर एक आतिश दिवाकर नाम का व्यक्ति होता है जो इसको पनाह देता है या इसको बचा लेता है। किससे, तो मालवा के शासक देवगुप्त से, ओके। कौन, आतिश दिवाकर, ये एक बौद्ध भिक्षुक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो राजश्री जब जंगल की ओर प्रस्थान कर गई थी तो वहाँ पर किसने इनको क्या पनाह दी थी, या किसने इसको मालवा के शासक देवगुप्त से बचाया था, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि आतिश दिवाकर उसका नाम था, उस बौद्ध भिक्षु का, ओके। या तो फिर पूछ लेगा किस बौद्ध भिक्षु ने पूछा था, तो आपको बताना पड़ेगा किस बौद्ध भिक्षु ने बताया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि आतिश दिवाकर ने बचाया था इनको, ओके। इतनी बात है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। और अब बात करते हैं जब यहाँ पे क्या हुआ कि राजश्री के हस्बैंड जो हैं मारे गए बहुत बुरी तरीके से, कौन, कन्नौज के ग्रहवर्मन, इनको मार दिया गया। अब जब ये आतिश दिवाकर ने क्या, राजवर्धन और हर्षवर्धन को
खत लिखकर भेजा कि आपकी बहन मेरे पास सुरक्षित है और इनके जो हस्बैंड है उनकी हत्या हो गई, ग्रहवर्मन, ठीक है, जो कन्नौज के राजा हैं उनकी हत्या कर दी गई है। किसके द्वारा? तो देवगुप्त द्वारा। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जो राजवर्धन, जो कि बड़ा भाई होता है हर्षवर्धन का, वो आता है, वो आकर के देवगुप्त की हत्या कर देता है, वो आकर के देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक, जब देवगुप्त की हत्या कौन करता है, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा क्योंकि इनकी हत्या के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? तो राजवर्धन। ओके, इसके बाद पता चलता है देवगुप्त का एक पक्का बहुत ही अच्छा खास दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है शशांक। क्या नाम होता है? शशांक। शशांक को पता चलता है कि इसने मेरे दोस्त किसको? देवगुप्त की हत्या कर दी। कौन? राजवर्धन। तो जब शशांक आते हैं, कौन? शशांक। तो शशांक आते हैं तो राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। कौन? शशांक। देवगुप्त की हत्या किसने करी? तो राजवर्धन ने। राजवर्धन की हत्या किसने कर दी? तो देवगुप्त के दोस्त शशांक ने। ओके, शशांक ने किसकी हत्या कर दी? राजवर्धन की। अब वहां से चले आते हैं कौन? हर्षवर्धन। अरे तूने मेरे भाई को मार दिया, ठीक, और मेरी बहन को विधवा कर दिया, ये बोलते हुए आते हैं और क्या करते हैं कि शशांक को, ये कौन हत्या कर देता है इनकी? शशांक की। तो हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि इन्होंने क्या किया? एक दूसरे की हत्या की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको बात को दिमाग में जहन कीजिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र? 3। कौन कौन से? जिसमें एक पुत्री थी राजश्री, उसका विवाह किसके साथ हो जाता है? तो ग्रहवर्मन के साथ हो जाता है, जो कि कन्नौज का राजा होता है। ठीक, फिर ग्रहवर्मन क्या करता है कि कह सकते हो ग्रहवर्मन के ऊपर ग्रह नाचने लगते हैं और जो मालवा का शासक होता है उसको पहले से ही, जो देवगुप्त होता है उसको ग्रहवर्मन को पहले से ही मारने वाला होता है लेकिन नहीं मार पाता। लेकिन जैसे ही शादी के समय वो मौका पाता है तो ग्रहवर्मन को निपटा देता है। ठीक, ग्रहवर्मन को जैसे ही निपटाता है तो वहाँ उसके आतिश दिवाकर के द्वारा उसके बड़े भाई यानी राजवर्धन को बता दिया जाता है कि आपके जो ग्रहवर्मन यानी कन्नौज के जो राजा हैं उनकी हत्या हो चुकी है और आपकी सिस्टर हमारे पास सेफ है। ठीक है, तो ये सेफ यहाँ से लेके पहुँचते हैं वहाँ से जंगल से। ठीक है, और फिर इसके बाद राजवर्धन आते हैं, वो क्या करते हैं? देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। किसकी? देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। फिर इसके बाद जो देवगुप्त की हत्या करते हैं कौन? राजवर्धन। अब पता चलता है कि देवगुप्त के दोस्त शशांक को कि इन्होंने क्या किया कि मेरे दोस्त देवगुप्त को मार दिया। तो शशांक क्या करते हैं? हर्षवर्धन की हत्या कर देते हैं। ओके, और जब हर्षवर्धन की हत्या कर देते हैं कौन? शशांक। और फिर इसके बाद हर्षवर्धन को पता चलता है कि इसने मेरे भाई और बहन को मार दिया। तो फिर जब हर्षवर्धन आते हैं और शशांक को कायदे में क्या करते हैं? पेल देते हैं। ठीक, और शशांक निपट जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मुख्य पात्र बनता है कि यहाँ पे हर्षवर्धन की कहानी का। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ जीवित है सिर्फ हर्षवर्धन और उनकी बहन कौन? राजश्री। ठीक, तो अब क्या होता है कि जो हर्षवर्धन ने राजगद्दी पर अपनी बहन को बिठाते हैं। कहाँ पर? कन्नौज में। ओके, कन्नौज में क्या करते हैं वो? अब देखिए यहाँ से वो थानेश्वर से आ जाते हैं कौन? हर्षवर्धन। अब वहाँ पे छोड़ करके वो क्या करते हैं? कन्नौज में आते हैं। ठीक, और कन्नौज में जो राजपाट होता है वो किसमें, उसको राजा किसको बनाते हैं या फिर शासक किसको बनाते हैं? तो राजगद्दी पर अपनी बहन राजश्री को बैठाते हैं और खुद क्या करते हैं? जीवन भर अंगरक्षक बन के रहते हैं अपनी बहन का। ओके, यहीं पे देखिए, यहीं पे पतन का कारण बनना चालू हो जाता है क्योंकि राजवर्धन क्या करते, वो हर्षवर्धन क्या करते हैं? क्या करते हैं? राजगद्दी संभालते नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पे पतन होना चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होता है कि, और यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन और बता दिया जाएगा कि शशांक कहाँ का राजा था? तो ये बंगाल का राजा था, याद रखिएगा। बंगाल का राजा कौन था? शशांक। ओके, और शशांक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, उसको भी याद रखिएगा। याद आ गया कि इसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसने? शशांक ने। ओके, अब देखा जाए बोधि वृक्ष की बोला जाए तो बता सकते हो कि इस समय चौथी पीढ़ी चल रही है बोधि वृक्ष की। ओके, चौथी पीढ़ी चल रही है। यदि बोल सकते हो कि और इसको समथिंग 200 साल पुराना भी वृक्ष हो सका है।
कौन? बोधि वृक्ष। एक पीपल का ही वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष नाम दिया गया है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब बात करें यहाँ पे कि अब हर्षवर्धन, अब बचते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझते हैं, फिर एमसीक्यू पर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमसीक्यू भी हमको कवर करने हैं। तो चलिए पहले एमसीक्यू ही देख लेते हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी? तो किसने करी, आपको अभी मैंने बताया कि पुष्यभूति वर्धन ने। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट उसमें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, यानी तो चलिए मेल करते हैं। तो वर्धन की बात करें, यहाँ पे राजधानी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक, एक तरफ राज है एक तरफ राजधानी है। तो वर्धन वंश की राजधानी मैंने अभी बताया आपको थानेश्वर, ठीक। और फिर दूसरा है जो मौखरी वंश की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी, ये भी आपका सही हो जाए। वाकाटक वंश की राजधानी क्या थी? तो पुरिका थी, ये भी आपका सी का तीसरा सही हो जाएगा। और मैत्रक की बात करें तो यहाँ पे वल्लभी यानी गुजरात क्या थी? वहाँ की राजधानी थी। ओके, किसकी? मैत्रक की। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप, यानी 1 2 3 4 यानी विकल्प नंबर आपका ए इज राइट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा है, तीसरा भी कह रहा है सुमेलित करना। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, उनको देखने में और क्वेश्चन करने में भी आसानी हो जाती है, मज़ा आ जाता है, ठीक। तो अब देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सुमेलित करना, एक तरफ राजवंश दिए है और एक तरफ उनके संस्थापक दिए हुए हैं, ठीक। सेम वैसा ही सेम क्वेश्चन लिया गया, बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसको भी मेल करते हैं। जैसे कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो सबको पता है कि पुष्यभूति वर्धन, यानी ए का चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और यदि बात करें यहाँ पे मौखरी वंश का संस्थापक कौन है? तो विंध्य शक्ति यहाँ का संस्थापक होता है। और यदि बात करें यहाँ पे मौखरी वंश का संस्थापक कौन होता है? तो ईशान होता है। कौन होता है? ईशान। यानी बात करें हम यहाँ पे तो दो का दूसरा ही सही होगा, ठीक। फिर यहाँ पे यदि बात करें हम यहाँ पे तो वाकाटक वंश का ये कहाँ पर वंश था? तो विंध्य शक्ति, यहाँ पे इसके क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। और मैत्रक की बात करें तो भट्टार्क संस्थापक हो जाते हैं। यानी एक का चौथा और बी का दूसरा यानी विकल्प नंबर आपका दूसरा राइट हो जाएगा। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कहता है कि कादम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? अब देखिए इसके चौथे के जवाब की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये वैजंती और वनवासी को क्या किया था? इसने अपनी राजधानी बनाया था। ओके, किसने? कादम्ब राज की स्थापना, मतलब किसने? मयूर शर्मन ने करी थी। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बेसिक में नहीं बताया। ओके, फिर देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? तो क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात करें तो यहाँ बात हो रही है किसकी? हर्षवर्धन की ही बात हो रही है, जो अंतिम बौद्ध राजा था और संस्कृत का महान विद्वान भी माना जाता था। यानी विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा, यानी 6 का आपका बी सही हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे और समझिए कि बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि थे या किसके? कौन थे? हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि तो बाण भट्ट थे। और इन्होंने हर्षचरित भी लिखा। और हर्षचरित के साथ साथ इनका जो एक मुख्य नाटक है वह कादम्बरी, याद रखिएगा, कादम्बरी। ओके, किसका है? तो ये भी बाण भट्ट का ही है, ठीक। और यदि आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर्षवर्धन ने एक उपाधि धारण की थी शिलादित्य की। किसकी? शिलादित्य की। ओके, शिलादित्य की, ठीक। तो अभी आप एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। फिर अभी हर्षवर्धन कल मैं आपको, अभी हो सकता है अभी बता दूं, या तो फिर कल की क्लास में हर्षवर्धन पूरा कंप्लीट करा दूंगा बता के बेसिक से। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन स्वयं क्या था? कवि भी था। हर्षवर्धन क्या था? स्वयं कवि भी था
तो उसने 3 पुस्तकें लिखी। किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने कितनी पुस्तकें लिखी? 3 पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी लिखी? एक रत्नावली लिखी, रत्नावली। दूसरी नागानंद लिखी, नागानंद। ओके। और जो तीसरी है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। इसने अपने राजवंश के चलते इन्होंने इतनी 3 पुस्तकें लिखी, एक रत्नावली, एक नागानंद और प्रियदर्शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कॉपी में अलग एक डब्बे में बनाकर नोट डाउन करिएगा और इसको याद करिएगा, ठीक है। जैसा कि और बता दें, हर्षवर्धन की कोई अपनी संतान तो थी नहीं, ठीक, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू पर सहारा लेते हैं। तो एमसीक्यू की अब यदि बात करें यहाँ पे कि 7वां नंबर यानी क्वेश्चन 7वां कहता है कि हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय एक ही चीनी यात्री था, वो कौन था? हेनत्सांग। हा से हर्षवर्धन और हा से हेनत्सांग। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा बातें समझिएगा। हेनत्सांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। मतलब जैसे इसके शासनकाल में आया तो इसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहीं पे ये क्या हो गया? कार्यरत हो गया, यानी वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख भी बन गया। ओके, हेनत्सांग क्या हो गया? प्रमुख बन गया। और इसने महायान शाखा को भी अपना लिया, बौद्ध धर्म की। किसको? महायान शाखा को भी अपनाया, ठीक। और हेनत्सांग को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीति का पंडित किसे कहते हैं? तो हेनत्सांग को कहते हैं। याद रखिएगा, नीति का पंडित, इसलिए ही इसको क्या 360 डिग्री क्लास बोलते हैं हम, ठीक है। इसके में कुछ नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा कवर होगा, एमसीक्यू के साथ में पूरा का पूरा बेसिक सहित कवर होगा, ठीक है। तो और यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं इनको, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। और यदि आपके लिए बता दें कि यहाँ पे बोल सकते कन्नौज में जो 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी, तो हेनत्सांग की अध्यक्षता में ही हुई थी, वो बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका 7 का आपको जवाब पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को, पुलकेशन सेकेंड को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे 8 की, तो ऑप्शन नंबर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, या नरसिंहन वर्मन फर्स्ट, या परमेश्वरन वर्मन फर्स्ट, या परांतक वर्मन फर्स्ट। तो 8 का आपका जवाब सही हो जाएगा यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब पुलकेशन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। तो वो बताएंगे अभी हम आपको, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारा कहता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक की उपाधि मतलब किसको दी गई है? तो यहाँ पे हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो किसके थे? हर्षवर्धन के। ओके, और इसने रचनाएं कौन सी लिखी? हर्षचरित, ठीक। नेक्स्ट है, कहता है कि हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि दक्षिण भारत में जब युद्ध हुआ था इनका, ठीक, तो वहाँ पे एहोर या एहोल अभिलेख बनाया गया था। कौन सा? एहोर भी आ जाता है और एहोल भी कहते हैं उसको, ठीक है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने कैसे और किस प्रकार से किसको हराया? तो हर्षवर्धन को हराया, यानी विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रतापशील यानी हुण हरिण केसरी महाराजा अधिराज नामक उपाधियों निम्नलिखित में से किसकी थी? तो ये सब किसकी उपाधियां थी भैया?
तो ये आपको बताना है। तो यानी 12 का आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रभाकर वर्धन की ये सब उपाधियां थी। किसकी? 12 का बी, किसकी उपाधियां थी? तो प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी। क्या क्या कहते थे? होड़, हरिण, केसरी, मतलब इन्होंने क्या किया था? होड़ों को परास्त किया था और अपना राज्य साम्राज्य स्थापित किया था। फिर इनको महाराजा अधिराज की उपाधि भी धारण की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग किसको? प्रभाकर वर्धन को। ठीक, जो कि हर्ष बोल सकते हो कि पुष्यभूति वर्धन वंश या वर्धन वंश की जिसने स्थापना करी थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो सभी को पता होगा कि 13 का इसका जवाब क्या होगा। तो 13 को आपका जवाब हम बता दें कि कन्नौज की बात हो रही है यहाँ पे, तो यानी विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सकोल, क्या कहते हैं? सकलोत रापथनाथ, क्या कहते हैं? सकलोत रापथनाथ किसे कहा गया है? तो अजीब सा नाम है क्योंकि संस्कृत से नाम लिया गया है। तो सकलोत रापथनाथ। ठीक है, तो ये किसका है? तो यदि 14 की यदि हम जवाब की बात करें तो ये बात हो रही है किसकी? हर्षवर्धन की ही हो रही है। तो यानी हर्षवर्धन को कहा जाता था सकलोत रापथनाथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? हेनसांग ने किसे शिलादित्य की उपाधि दी? तो अभी मैंने आपको बताया कि शिलादित्य किसको कहते हैं? तो हर्षवर्धन की उपाधि है शिलादित्य की। ओके, शिलादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने दी इसकी उपाधि? तो आपको बताना पड़ेगा हेनसांग ने इसकी उपाधि दी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो 16 का जवाब की बात करें यहाँ पे तो गुप्त वंश के बाद की पश्चात की बात हो रही है। यानी गुप्त वंश के बाद कौन? हुंडो आक्रमण करते हैं। हुंड क्या करते हैं? ये अपना राज्य तो स्थापित नहीं करते हैं, लूटपाट के लोग निकल जाते हैं। फिर इसके बाद कौन है? प्रभाकर वर्धन आते हैं। वो उनको क्या करते हैं कि हुंडों को मार के भगाते हैं। राजवर्धन, ठीक, पुष्यभूति वर्धन जो होते हैं। ठीक, तो अपने वर्धन वंश की स्थापना करते हैं। तो जैसी बात है यहाँ पे चालुक्य, राजपूत या हर्षवर्धन, ये शक है यहाँ पे। तो हर्षवर्धन को हम लोग टिक करेंगे यहाँ पे। ओके, ना कि यहाँ पे अगर इसके जगह पे अगर स्थापना पर होता पुष्यभूति वर्धन तो वहाँ पे पुष्यभूति वर्धन को टिक कर देते, या फिर प्रभाकर वर्धन होते तो प्रभाकर वर्धन को टिक कर देते, और नहीं ऑप्शन में तो हर्षवर्धन को ही टिक करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो अभी मैंने बताया कि जो शशांक था उसने क्या किया था? किसको मारा था? किसकी हत्या करी थी? तो राजवर्धन की हत्या करी थी। यानी तो शशांक ही होगा इनके समकालीन, यानी 17 का ये आपका जवाब सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कि शशांक की हत्या किसने करी? शशांक की हत्या किसने करी? ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? तो ये यहाँ पे बात हो रही है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। किसका? हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का। तो वहाँ पर हर्षवर्धन क्या थे? बहुत थके हुए थे, उनकी सेना भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इसलिए क्या करते हैं कौन? पुलकेशन द्वितीय इसको हर्षवर्धन को निपटा देते हैं। ओके, याद रखिएगा। यदि बात करें यहाँ पे तो विंध्याचल पर्वत, नर्मदा, सतपुड़ा होते हुए क्या करते हैं कि दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने आते हैं। कौन? हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन को जैसे ही पता चल जाता है पुलकेशन द्वितीय को, चालुक्य वंश का संस्थापक होता है, वो होता है चालुक्य वंश का शासक होता है। अब जैसे ही इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस समय हर्षवर्धन की सेना पूर्ण रूप से थकी हुई है, तो ये क्या करता है? आक्रमण कर देता है और वहीं पे हर्षवर्धन को ये क्या करता है? परास्त कर देते हैं। ओके, और हर्षवर्धन की हार हुई। ठीक, यानी बोल सकते हैं हार क्या? हत्या ही कर देते हैं कुल मिलाकर के। किसकी? हर्षवर्धन की। तो कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। और कौन करते हैं? तो पुलिकेशन द्वितीय। ओके,
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। उत्तर भारत की बात कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। तो अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग ना लगाएंगे तो दिमाग जवाब आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थानेश्वर भी है, कन्नौज भी है, तो यहाँ पे और कन्नौज की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कन्नौज की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट की है, यानी विकल्प नंबर डी आपका, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था, तो ये पंडितों के द्वारा, यानी बहुत सारे अध्यक्षीय हो गए पंडितों के बारे में सभा समिति बनाई जाती थी, ठीक है। जहाँ पर कहाँ पर, तो 21 का जवाब आपका सही हो जाएगा, प्रयाग, यानी वर्तमान जो प्रयागराज है वहाँ पर, ठीक। पहले इसको इलाहाबाद बोलते थे, ठीक। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, तो क्या कहता है 22 कहता है कि वर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो थानेश्वर कहाँ की थी राजधानी, तो ये हरियाणा में थी, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ में हुआ था, या ग्रह वर्मन के साथ में हुआ था, यानी विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन थे, मौखरी नरेश थे। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि ग्रह वर्मन किस वंश के राजा थे, तो मौखरी वंश के राजा थे। 23 का जवाब आपका पता चल गया। 24 की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकेंड की हत्या किसने करी। तो राजवर्धन सेकेंड की हत्या किसने करी, मैं ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, आप लोग खुद देंगे, ठीक है। तो जैसा कि, तो इसकी कोई बात ही नहीं, ठीक। बात कर लेते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या कि आज का अंतिम क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो यदि बात करें अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, या कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, या सिंह विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो हम यदि यहाँ पे 25 के जवाब की बात करें तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर, यानी अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। खासतौर पे अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में ना करके अपनी बहन के राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। तो आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तो तब तक के लिए सभी भाइयों एवं बहनों को जय हिंद।